हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर आपके लिए मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 30 मिस्टर जगजीत सिंह हु इज फ्रॉम पटियाला हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 30। तो भाई, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सभी लोगों की तरफ से हो जाना चाहिए जगजीत के लिए। ही हैज सर डन थैंक यू सो मच सर, कमेंडेबल थैंक्स। जॉब। या वेलकम जगजीत। अब मैं सभी को बता दूं कि जगजीत ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा है और एफएमएसएम का सब्जेक्ट एमवी सर से पढ़ा हुआ है इन हिज अटेम्प्ट। तो हम लोग उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी करी थी और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन टेक अवे फ्रॉम हिम। सो ओवर टू यू एमवी सर टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग सर। यस, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जगजीत सिंह को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। इन्होंने जो है एकदम सच में झंडे गाड़े हैं। इस बार सितंबर एग्जाम्स में जो है बोथ ग्रुप का रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आया है। अराउंड 5 5.5% के आसपास कुछ आया है। पिछली बार भी कम ही था, लेकिन इसमें भी टॉप 50 में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इन्होंने ये करके दिखाया है। राइट, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जगजीत, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके थैंक यू फैमिली सो मच, को। थैंक यू सो मच। राइट। एंड मैं अब जानना चाहूंगा कि आपकी जो है कैसी स्ट्रैटेजी रही, आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की। राइट। एंड जो है आपने पढ़ाई जब स्टार्ट की थी तब आपने ऐसा सोचा था कि मुझे एआईआर स्कोर करना है ना। ऐसा होता है ना बहुत बार कि फाउंडेशन में अगर हमें अच्छे मार्क्स आए तो हम फिर सोचते हैं यार कि अब तो इंटर में एआईआर लाना ही है। तो ऐसा कुछ सोच के आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी कि पढ़ाई करते करते अपने आप जो है हम इस लेवल पे आ गए? प्लीज बताएं। सर थैंक यू सो मच सर, इतना स्पेशल फील कराने के लिए। बाकी मैं सबको बता दूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था स्टार्टिंग से कि मेरे को रैंक लेकर आना। जस्ट मेरा ये फोकस था कि हर सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर करना है। वो तो जस्ट मैं पढ़ता गया। मैं बता दूं, सबसे पहले पोस्ट एंड एसएमएफएम में मेरा ये स्ट्रेटेजी की हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 3 बार करना। मेरे को इतना पता था कि क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते 70 60% क्वेश्चन आरटीपी एनटीपी पीवाईक्यू से आते, तो मैंने हर क्वेश्चन को अच्छे से किया। बाकी एमवी सर ने कंपाइलर दे रखी थी मोर देन सफिशिएंसी, और सर ने भी पन्ना सर ने भी कोस्ट के लिए जो क्वेश्चन बताए थे वो सफिशिएंट थे। तो और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे को ना थ्योरी करनी है। दोनों सब्जेक्ट की थ्योरी आई थिंक 20 20 नंबर की आती है, जो मोस्टली बच्चे स्किप करते हैं। जी। बट मैं ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही थ्योरी, दोनों सब्जेक्ट में थ्योरी किया है। और मैं आई क्या? थिंक वो मेरे सबसे बड़ा मतलब चाम साबित हुआ, बिकॉज मुझे पता था आईसीआई एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट कभी ना कभी पूछती है। तो मैंने बैकअप के लिए थ्योरी हमेशा रेडी करता था। तो मनीष वोरा की बुक कंपाइलर में जितने क्वेश्चन थे थ्योरी के जो स्टार्टिंग में दिए होते थे मैंने सब किए थे। और प्रणव सर के तो ऑलरेडी लेक्चर थे थ्योरी वाले, तो मैंने वो किए, तो मोर देन सफिशिएंट थे वो। मैंने बहुत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही वो। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी थी एसएमएफएम और पोस्टिंग में सर। बढ़िया और बहुत बढ़िया एक चीज और जगजीत। है, दोनों में एक चीज और है, दोनों में 66 मार्क्स आए दोनों में सर। बढ़िया। क्या अच्छा, बात है, दोनों में क्या बात 66 मार्क्स है, है। हाँ, मैं राइट? ये बताना चाहता था सबको कि मैंने इनकी मार्कशीट देखी। इन्होंने जो है, जगजीत भाई ने जो है हर सब्जेक्ट में, ठीक है ना, 60+ मार्क्स स्कोर किए हैं। हर एक सब्जेक्ट में जो है ये एक्सपर्ट है। एग्जामिशन इन्होंने स्कोर किया है। राइट। अगर मैं बात करूँ एडवांस अकाउंट्स की तो 66, लॉ में 64 स्कोर किया है। देन टैक्सेशन में 61 आए हैं इनको। कॉस्टिंग में जो है जैसे इन्होंने बताया, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम में 66 एंड ऑडिटिंग में 63 है। भाई साहब मतलब, है ना, हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ये बहुत ज्यादा हो गया यार, है और सर, जगजीत ये भाई। जो कॉन्सेप्ट होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का मैथ्स में, हाँ। बिल्कुल इतना ये कम स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कभी मार्कशीट में नहीं देखा, किसी मार्कशीट में क्या बात बोल है। कि इतने पास पास के मार्क्स। आप देखो ना, 61 से 66 में सब आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत एक यूनिक चीज थी कि कैसे इन्होंने सभी सब्जेक्ट को बैलेंस किया। जी। इफ इट इज यस। थ्योरी और इफ इट इज प्रैक्टिकल, सबको बराबर इज्जत। तो जगजीत, एक बात थोड़ा सा आप आपसे थोड़ी पर्सनल बातें यस जानना सर। चाहेंगे कि आपके घर में कौन कौन है और आपको सीए करने का ये जो इंस्पिरेशन है कहाँ से मिला, और फैमिली का क्या व्यू पॉइंट है, कैसे सपोर्ट करते हैं आपको, थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में बताइए। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मैं। एक्चुअली मैंने सबसे पहले कॉमर्स इसलिए ली थी बिकॉज मेरे पापा का सपना था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ। जब मैं कॉमर्स ली तो टीचर ने बताया कि सीए चीज नाम की चीज होती है, समझो सबसे ऊपर होती है कॉमर्स में। तो हाँ मैंने हाँ। सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। सीए मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, आपसे भी किया, तो मैथ आपसे किया, उससे उनसे मनीष वोरा से मैंने इको की थी, उसमें भी 80 आए थे सर। तो उसके बाद मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है कि ऑलवेज मेरे बैकअप में रहती है। अगर कुछ मैं डिमोटिवेट होता तो फैमिली सपोर्ट करती है। जस्ट यही था, सीए करते रहे, फाउंडेशन क्लियर हो गया, अभी इंटर क्लियर हो गया, अभी रैंक भी आ गई सर। चलो बढ़िया है। तो पापा का क्या प्रोफेशन है? सर पापा मेरे एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है सर, पंजाब पुलिस में। ओके। तो बहुत उनका अच्छी तो बात है। काफी जॉब भी हैक्टिक रहता होगा। यस सर, वो तो बस हमेशा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते बट हाँ हमेशा सपोर्ट करते हैं हाँ, मतलब जितना उनका अवेलेबल टाइम होता है उसमें भी तुमको वो इनकरेज करते रहते हैं, बहुत अच्छी सर। बात यस है। सर। मैं अभी जस्ट हमारा इंटरव्यू जब स्टार्ट हो रहा था, मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ
इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले ही मैंने इनको ये चीज बोली कि देखिए हमने हमने जो है क्लासेस तो सबके लिए इक्वल ही रिकॉर्ड किए थे। ऐसा नहीं था कि हमने जगजीत के लिए कुछ अलग से कोई क्लास रिकॉर्ड करके उसको दिया, या उसके लिए अलग से रिवीजन क्लासेस हमने ली है ना, या उसके लिए अलग से बुक्स बनाई। तो मुझे लगता है कि जगजीत की जो खुद की मेहनत है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे क्लासेस को देख के। तो हमसे ज़्यादा जो है उसको इसका क्रेडिट जाता है, एंड इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जाता है ना। आपके फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, आपके घर पे एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये बहुत मैटर करता है एक स्टूडेंट की पढ़ाई में, है ना। तो जगजीत आप अगर कुछ बताना चाहे कि आपके पेरेंट्स या फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया, एंड कोई आपको इंसिडेंस मतलब। ऐसा, यस सर। कोई ऐसा इंसिडेंस हो हाँ रिलेटेड? यस प्लीज, अगर आपको शेयर कर सके या एग्जाम के टाइम में आपको कुछ याद हो, प्लीज बताएं। सर एक्चुअली ना, सबसे पहले मैं क्रेडिट आप दोनों को देना चाहूंगा। एसएमएफ और कोस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। अगर हम अच्छे से टीचर से पढ़ेंगे तो अभी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे सर। जी जी। एक्चुअली मेरे साथ कोस्टिंग में हुआ था सर। कोस्टिंग में हुआ था कि मैंने कैलकुलेटर घर पे भूल गया था, और मैं मतलब सेंटर पहुंच गया था। उसके बाद मेरे पापा जी को मतलब मैंने बोला, और वो फटाफट लेकर आए जो 5 मिनट से पहले थे सर। वो मतलब उससे पता लगता है कि लाइक हाउ मेरी फैमिली कितना सपोर्ट करती है मेरे लिए सर। नहीं वाह। नहीं, बहुत ये अच्छा है भाई। मेरे को वो इंसिडेंट याद है सर। सही, एक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे जो लगता है कि जो सबसे ज्यादा सूट करेगा जगजीत के ऊपर, जी। यस सर। हाउ टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ ग्रुप इन सीए इंटरमीडिएट। हाँ थोड़ा सा आप कुछ आंसर करो। सर एक्चुअली मेरा ये इंटेंशन था कि पहले मैंने ग्रुप वन खत्म किया सर अच्छे से। मेरा ये था कि हमेशा कि एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ना है, कोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कोस्टिंग और ऑडिट। मेरा ऐसा रहता था, दोनों बैलेंस रहता था सर। जैसे मैंने लास्ट के 2 मंथ मैंने आई थिंक 4 बार रिवीजन किए। जैसे मैं 15 दिन में ना 2 ग्रुप खत्म कर देता था सर। जैसे पहले 5 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म, उसके बाद अगले 5 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म, अगले 5 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म। तो मेरे इसे लास्ट 2 मंथ में मैंने 4 बार रिवाइज किया। आई थिंक उसकी वजह से मेरा ये 60-60-60 वाला डिविएशन बना हुआ है सर। मैंने, जगजीत भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अभी ना रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि अभी आप यस सर। रिमेनिंग टाइम में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने उसमें यस डाला सर। था कि अभी आप क्या करें, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को 6 डेज अलॉट करें, है ना। यस सर। क्लासेस वगैरह हो यस गई, सर। रिवीजन हो गया, आप 6 डेज अलॉट करें। उसमें कुछ यस सर। बच्चे क्या है कमेंट करते हैं, सर 6 दिन में कहाँ सर एक सब्जेक्ट होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई कि क्या सच में 6 दिन में 5 दिन में सब्जेक्ट कवर होता है क्या, क्योंकि वैसे तो एग्जाम के पहले तो 2 दिन में आपको कवर करना सर है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आराम से हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ आराम से होगा, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे कि मेरे को फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल पोस्ट में 15 चैप्टर है। जी अगर जैसे 6 दिन में वो करना है तो हम 3-3 दिन करके हमेशा आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एफ में 9 चैप्टर है जी। तो आराम से हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कर लेता सर, अगर मैं होता सर। बाकी जैसे आपने बताया 6-6, मैंने तो 5 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म किए सर। आप तो 6 दिन में एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हो सर। जगजीत, एक पेन पॉइंट मैं बच्चों का पेन पॉइंट तुम्हारे सामने रखता हूँ। जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि जैसे हमको 5 डेज में ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने यस हैं, सर। और उसमें भी आपने उसको थोड़ा ड्रिल डाउन किया होगा कि मेरे को ये चैप्टर इस दिन में करना है, ये चैप्टर इस दिन में करना है। कभी यस ऐसा सर। भी तो होता होगा कि वो उस टाइमलाइन तक वो चीज नहीं खत्म होती होगी, सर तब क्या हो करते जाता थे? है। सर हो जाता है, कई बार हो जाता है, बट मैं उसको ना, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर रह गया मैं, तो उस चैप्टर को मैं 6 दिन में डिवाइड कर देता है, लाइक आधा आधा घंटा हर रोज, लाइक वो उस मतलब उसकी कमी भी रहती है और आधा मतलब टाइम हो जाता मतलब है तुम सर। अगले दिन अपना शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब करते थे, नहीं अगले नहीं, दिन जो यस चैप्टर सर। शुरू करना है तुम वहीं से शुरू करोगे, वही कर, जो यस बैकलॉग सर। है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे 6 दिन में डिवाइड कर देता है उस चैप्टर को सर। मतलब पांच अच्छा, दिन में डिवाइड कर देता हूँ वो। ये एक सर ये चीज होता है सर। क्लैरिफाई कर दो भाई यहाँ पे, नहीं तो बच्चे ऐसे लिखेंगे 5 दिन में कर लिया। ये जगजीत ने जो है 5 दिन में सब्जेक्ट वो तब कर पाए जब उन्होंने पूरी डिटेल क्लासेस पहले देख ली, फिर यस एक बार सर। रिवीजन किया, उसके बाद की बात है कि अब वो 5 दिन में जो है ये यस क्लासेस को सर। कर पा रहे, ठीक है ना। यस ऑब्वियसली सर। आप पहली बार पढ़ने बैठोगे पहली तो बार में तो कभी नहीं होगा। फर्स्ट रिवीजन में तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट रिवीजन में मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए। जी। सेकंड रिवीजन में इससे कम लगेगा, थर्ड में बहुत स्मूथली आपका रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ ओके। टाइमली हो जाएगा। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल अच्छा, सही बात। आपने जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई कि एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन रहेंगे मैं उसमें कैसे पढ़ूंगा, इसके लिए कुछ आपने पहले से सोच के रखा था। सर ऐसा कुछ नहीं बताया था, जस्ट अप टू जो एग्जाम देकर आए तो उससे भी पता है सर कि अच्छा हो जाए तो अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मेरा ये था कि जैसे पेपर देके आए 7 बजे बैठ जाना, रात के 2-3 बजे तक उठना, सुबह फिर 6 बजे 7 बजे उठना, फिर बैठना, क्योंकि बिकॉज ये पता था कि एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नींद इनमें नींद पूरी करने के लिए बाद में दिन पढ़े हैं, तो इससे अरे बेटर है कि हम नींद ना पूरी करें, एग्जाम पे फोकस करें थोड़ा क्या बहुत। बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया है। और चलो मुझे अच्छा। बताइए कि जैसे थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यस जैसे सर। लॉ हो गया, ऑडिट, एसएम हो गया, तो आपने क्या उसमें आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस किया था, या सर हाँ बताइए। सर मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी मोस्टली, जस्ट मैं ना
माइंड में ना ऐसे करता था, जैसे कुछ लाइन पढ़ ली, जैसे एसएम के वो है सर, ठीक है। माइंड में लंबे से ज्यादा रिटेन करता था। जैसे ओके। आपने शॉर्टरी बता रखी है, जैसे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाई, वो बहुत गजब है सर। जैसे लिमिटेशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर, कॉस्टली बहुत मतलब एक्सेट्रा। जैसे आपने बता रखा, कोमा बता रखा है सर, वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं बोलता हूँ मुनीश्वर से बेस्ट अच्छा को एसएम के लिए कोई नहीं है सर। अरे आप अरे अरे भाई साहब, बस धन्यवाद यार। माइंड में, मैं लिखता नहीं था, जस्ट माइंड में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करता था, ताकि वो लंबे से टाइम तक याद रहे। ये था ये ओके। थोड़ा सब्जेक्टिव चीज भी है, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मैं बस सर ये होता बच्चों को तो ये बोलता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बट थ्योरी में कुछ लोगों का ना है। एक कनेक्शन होता है। जैसे मैं भी जब यस स्टूडेंट था, मैं नहीं लिखता था थ्योरी में, फिर भी मेरे थ्योरी में अच्छे आते थे। तो समटाइम्स सर। इट हैपेंस, बट ये मेरा कहना है कि सब लोग इसे एक सर मैं भी ओवरऑल ओपिनियन ना माने। मैं भी हाँ यही सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था सर, मतलब मैं नहीं करता हाँ था, जस्ट मेरे लिए तो हाँ, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, इसलिए सर। बच्चों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। नहीं, बट सर मैं भी यही बोलने वाला था कि भाई मैंने भी आज तक मैंने थियरी में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है फ्रैंकली, ठीक है ना, वो लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है सर हाँ कभी, हाँ ऑब्वियसली। जी जी जी। कि बचपन से आप लिटरे कुछ लोगों को बचपन से लिखने का ज्यादा वो नहीं होता, या कुछ लोगों को हम्म। लैंग्वेज सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगे होते बचपन से, यस सर। तो आगे जाके लॉ में ऑडिट में स्ट्रगल करते हैं, तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। और कुछ यस लोगों सर। का थोड़ा अलग माइंडसेट होता है, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जी तो जी। यस यार, बहुत अच्छा सर लगा आपसे बात करके। यस सर। थैंक यू सो सर मच सर, इसमें थैंक जैसे यू सो मच। जो प्रैक्टिकल, जैसे भी कॉस्टिंग और एफएम की बात करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, ठीक है, अगेन इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने, जैसे समझो अभी आप ऐसा समझिए कि किसी बच्चे ने क्लास देख लिया, ठीक है, यस अब सर। क्लास देखने के बाद उसको क्या करना है घर पे, आप ये बताइए। जैसे आपने क्लास सर जब देख ली उसके बाद आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे एग्जैक्टली? सर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ना एमडी सर से आपसे क्लास लगा ली, आप जी। कैपिटल बजटिंग के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो मैं उसको घर पे आकर ना, मतलब क्लास खत्म होने के बाद रफली सोल्व करूंगा सर। मेरा ओके। तो यही काम होता है सर, ताकि मतलब उससे एक तो क्लास रिवाइज हो जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है सर। ये हो जाता है सर। और बाकी हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं तो बोलता हूँ हर बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई क्लास देख ली, उसके बाद रिवाइज करना है, तो आप जो क्लास में क्वेश्चन करवाए और जो होमवर्क दिए, जो आपने सर ने करवा दिया उसको रफ में कर लो, जो मेन सर ने होमवर्क दिए तो अच्छे से कर लो, तो बेटर रहता है। ओके। हाँ, मतलब कुछ लोग टाइम का वो देते हैं, तो ये अच्छा आइडिया है कि अगर जो चीज हमने क्लास में करवाई है, वो जी। वहां जाके यस सर। रफ रफ कॉपी में कर ले, अलग से कर ले, यस सर। शॉर्ट में कर यस ले सर। उसको, यस सर। तो टाइमली मैनेज हो जाता है। दैट्स ग्रेट। और फिर आप यस तब तब कुछ ऐसी मार्किंग करके रखते थे कि उसमें कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ डिफिकल्ट वाले जो है उसको बात, ऐसा कुछ करते थे मार्किंग या कुछ? यस सर, मैंने ना हर चैप्टर की ना एक लिस्ट बना मैं दिखाता हूँ सर आपको। अरे भाई साहब, ये सर एआर वाली जो है ना बात है इसके अंदर, वो है ना। सर मैंने ना ये लिस्ट बनाई है, जो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, और मतलब ये लिखा है कि इसमें मैंने क्या गलती की है सर। आपको मे भी दिख नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, बहुत ही दिख रहा है, दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा यार। है। ये सर मैंने मतलब एक लिस्ट बनाई है, जिसमें मतलब मतलब कोस्ट में और एफएम में ये होता है कि हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट होते ही है सर। हाँ और हाँ हाँ। एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन करना इज नॉट पॉसिबल सर। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे मतलब ऐसे लिखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की, ऑब्जर्वेशन में लिख दिया, कि बीच में लिख दिया सर, आपको दिख रहा होगा। हाँ 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 हाँ, मतलब दिख रहा है, तो उससे ना, मतलब मेरे से ना पूरा एग्जाम से पहले मैं ये पढ़ के चला जाता था कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती की, इसमें क्वेश्चन में ये गलती की। इसी होता था, मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, और जो मैंने गलती की मेरे को रिवाइज भी हो जाती थी। तो ये टाइम सेविंग था सर मेरे लिए। अच्छा, अभी अभी ना सर कुछ बच्चे ये जब देखेंगे ना, ये इसकी जो बात देखेंगे तो वो बोलेंगे सर इसका पीडीएफ शेयर करो। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ढोक लो, ये जो है ना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। ये जो होता है। जगजीत को डिफिकल्ट लगता है जरूरी नहीं कि आपको लगे, या यस आपको सर। आपको जो डिफिकल्ट लगता है जरूरी नहीं जगजीत को डिफिकल्ट लगे, मे बी यस जगजीत के लिए सर। इजी हो। तो तो खुद की समरी आप, बनाओ। हाँ तो आपको ये टेक्निक उठानी है, ठीक है ना, इसने जो हाँ यस हाँ। टेक्निक सर। यूज की वो आप यूज करें खुद से, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त चीज किया है। और यस ये सर। सब जो चीजें है ना, ये मतलब यही इस चीज के वजह से आप एआर बने हो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। यस देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो हर चीज में ना हमको मैसेज करते हैं, सर देखो ना अभी एग्जाम आई है, सर मोटिवेशन वीडियो बना दो, सर हमको ना ऐसा हो गया, सर ऐसा कर दो। ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो अलग बात है, आप वो पूछ सकते हैं। यस सर। पर आप अगर यस सर। हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहेंगे कि टीचर जब बताएंगा वो करेंगे, टीचर 10 चीजें बता रहा है हम 2-3 कर रहे हैं, ये जगजीत ने जो है टीचर ने 10 चीज बताई, इसने 12 चीजें की यस है ना। सर। तो अलग से पूरा शीट मेंटेन किया, उसमें उसने लिटरली लिखा हुआ है कि भाई कंपाइलर का कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। यस मतलब सर। ये नेक्स्ट लेवल एफर्ट्स आपने लिए हुए भाई, सच में बहुत सर मतलब बहुत सही मुझे चीज बहुत लगी खुशी हो रही है ये। भाई ये देख के कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं और उसके वजह से ये हुआ है, ठीक है ना। यस सर। मुझे बताइए यार, अभी आप ऐसा समझिए कि जनवरी 25 के लिए जो है, अभी जो अगला अटेम्प्ट है जी सर। उसके लिए जो है बहुत से स्टूडेंट्स के अब क्लासेस हो गई होंगी, ठीक है ना। यस सर। अब जो है वो आपको आज देख रहे हैं, ठीक है ना, वो भी यस सर। सोच रहे हैं कि हम भी ऐसा एआर लाना चाहते हैं, ठीक है। यस तो सर। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे
कि अब उनकी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है ना, अब जो है एग्जाम को आप समझ लीजिए 2 से ढाई महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो यस अब उनको क्या करना चाहिए कि वो एआर स्कोर करे। थोड़ा सा मन में डर भी होगा कि यार पूरे 6 सब्जेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, जैसे आपके भी मन में हो यस सकता है ऐसा डर, यस है ना। यस सर। तो आप प्लीज उनको एडवाइस करें कि क्या उन्हें करना चाहिए, प्लीज। लाइक अगर आप सबकी ना क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो गई, सबसे पहले आप ना प्लानर बनाओ कि आपके पास दिन कितने हैं। उस अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। सबसे पहले आपको ना ये स्टेप अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप 6 मंथ मतलब जितना टाइम बचा आप 6 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपके 3 रिवीजन तो कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अकाउंट की 3 बार रिवाइज कर लिया, आपको जैसे फर्स्ट रिवीजन खत्म की साथ के साथ आपको एक मॉक टेस्ट पक्का लगाना है, ताकि आप पता लग सके कि आपने फर्स्ट रिवीजन में आपने जो किया है वो सफिशिएंट है या नहीं। और टाइम एक जैसे पता लग जाता है कि आपने टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। और जैसे ना मतलब हर सब्जेक्ट हो जाएगा, आई थिंक जितना भी सब टाइम बचा, आई थिंक 70 दिन बचे हैं। 6 सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आप फर्स्ट रिवीजन को आई थिंक 35-40 दिन दे सकते हो, और उसके अगले दिन 20 दिन दे सकते हो, उसके अगले दिन जितने भी आप दिन बचते हैं तो वो दे सकते हो। मतलब एटलीस्ट आपको 3 बार तो करने हैं, और एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के आपके 2 मॉक टेस्ट लगाने एग्जाम से पहले, ताकि आप पता लगा सको कि एग्जाम मतलब आपका टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्टली बच्चों का ये होता है कि आप बच्चे ना टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते एग्जाम को। सो वो सबसे बड़ी मेन गलती होती है। तो आपका सबसे बड़ा मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको टाइमली एग्जाम कंप्लीट करना। तो आई थिंक हो जाएगा, आप आराम से करो, मतलब ज्यादा टेंशन मत लो कि नहीं होगा नहीं होगा। आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा। एंड दूसरों को बिलीव मत करो कि मेरे फ्रेंड का इतना हो गया, वो मेरे से आगे चल रहा है, हाय मैं क्या करूं। तो अपने आप पे बिलीव रखो, हो जाएगा सब कुछ। क्या बात है राइट। भाई, क्या बात है। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं कि आपने क्या सारे एग्जाम्स में पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट किया था, या आपके पेपर, या आपने ऐसा किया कि यार मैंने इसमें 80 मार्क्स का ही करूंगा, मुझे मालूम है 80 में से 60+ तो आ ही जाएंगे, ऐसा था, या पूरा नहीं 100 मार्क्स का किया था अटेम्प्ट? सर, एक्चुअली हो गया था, मतलब हर सब्जेक्ट में मतलब ओके। 100 का स्कोर करते आया था, मतलब हो गया था सर। बट थोड़ा टैक्स का रह गया था, बिकॉज वो आउट ऑफ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही थे, तो उसमें अच्छा डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बट थोड़ा रह गया था सर टैक्स में सर। अच्छा, जब कोई पेपर खत्म होता है ना, जैसे समझो टैक्स का ही अपन एग्जांपल लेते हैं कि भाई टैक्स का पेपर हो गया और ना वो बहुत डिफिकल्ट आया था, या उसमें हमें ना अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई पास होऊंगा कि नहीं, ठीक है, अब अगले दिन ही ग्रुप 2 का पहला पेपर है। तो यस मैं सर। आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इतना कम परसेंटेज जो बोथ ग्रुप में आता है ना, उसका एक रीजन ये भी है, बहुत से बच्चे ग्रुप 1 के पेपर के बाद ग्रुप 2 देते ही नहीं। यस तो सर। उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल किया बोथ ग्रुप का, इसलिए यस उनका सर। रिजल्ट काउंट होता है बोथ ग्रुप में, पर ग्रुप 2 देते ही नहीं वो, हम्म। वो डर जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और तब आपने क्या किया, प्लीज बताएं। सर मेरे तो टैक्स के साथ हुआ था कि मेरे को ना टैक्स के आते ही बहुत टेंशन हो गई थी यार, पास होंगे कि नहीं। आई थिंक मैंने उस दिन सबसे लेट स्टडी कर, मैंने 9 बजे, रात के 9 बजे स्टडी स्टार्ट की थी सर कोस्टिंग की। अरे मैं भाई। डर रहा था कि पास होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद ना किसी टीचर ने लाइक अपलोड कर दी थी एमसीक्यू, तो उसमें मेरे 22 बन गए थे। तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ पास तो हो जाएंगे, 10 नंबर जीएसटी में, 10 नंबर इनकम टैक्स में, 42 आ जाएंगे। तो उसके बाद कोस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। बाकी एग्जाम स्किप कभी नहीं करनी चाहिए। क्या पता आपकी एग्जाम पेपर इतना इजी आए, एग्जाम्शन आ जाए उस सब्जेक्ट में, आपका एग्जाम हो जाए। क्या पता आपका ग्रुप 2 ही क्लियर हो जाए, अगर ग्रुप नहीं होते मतलब पोस्ट टैक्स की वजह से नहीं होता आपका, क्या पता ग्रुप 2 के पेपर इतनी इजी आए, क्या पता आपके ग्रुप 2 क्लियर हो जाए। जी। तो मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट अगर आप फेल भी हो फिर भी एज ए टेस्ट दिया हो एग्जाम। वैसे भी आने वाले 6 दिनों में तुम कितना पढ़ लोगे यस स्किप सर। करके? यस सर। इससे बेटर अटेम्प्ट मतलब दे ही दो, बेटर रहता है। यस। बहुत बढ़िया भाई, सच में जगदीप, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं यस इसका सर। रीजन ये है कि आपने जो एफर्ट्स लिए ना, जब कोई कोई स्टूडेंट एफर्ट्स लेता है ना खुद से, वो देख के वो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड हमें लगता है कि यार सच में डिजर्व करता है ये मार्क्स लाना या एआर लाना, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि अब आप आर्टिकलशिप भी बहुत ज्यादा अच्छी जगह से आप करें, ठीक है ना, एकदम यस सर। जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है सब गेन करें। और अब सीए फाइनल में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे यस आपसे कि आप जो है उसमें भी एआर लाएंगे, और हमें सर। बहुत याद सर अच्छे रखना, से तब हमें जरूर मैसेज करना। सर आपकी बात तो एम रहेगा कि सिंगल डिजिट में लेकर आना। अरे क्या? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल आप ला भी अच्छा, सकते हैं। आपके 12th और 10th में बहुत हाई स्कोर नहीं थे ना, आप कुछ बोल रहे थे सर? टॉपर थे क्या आप? नहीं सर, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मतलब 70-80, 70-80 इतना ही रहता था। ये मैंने इसलिए पूछा है उन बच्चों को क्लेरिफिकेशन देने के लिए कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे 12th तक, तो पहले से अजम्पशन मत बनाओ कि आप रैंकर नहीं बन सकते। जी। यस सर। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एफर्ट्स के साथ आप रैंकर बन सकते हो। यस और सर। अगर उस माइंडसेट से नहीं देखा था वीडियो, तो फिर से वीडियो देखो। अच्छा, सीए फाउंडेशन के भी मार्क्स बताए तो भाई, कि सीए फाउंडेशन में कितना आए थे आपको? हाँ। सर मेरे अकाउंट में 80 थे, और मतलब मेरे ओवरऑल 290 बने थे। अकाउंट और इको में मेरे 80 प्लस थे सर, दोनों में। अच्छा, और टोटल लॉ क्या था में और आपका मैथ में 400 में 80 से? प्लस थे। 400 मेरे 290 थे सर में। 290 290। थे। मतलब हाँ। कि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई 300 प्लस आए,
या तो हम ही इंटर में रैंक 350 आए। प्लस है तो ही हम एआर ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे जो मिथ्स है ये जगजीत भाई ने आज सारे तोड़ दिए हैं, छोड़ दिए। ठीक है ना। और ही इज अ लिविंग एग्जांपल, आपके सामने है। हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि ही हैज स्कोर्ड एआर 30 राइट इन सी इंटर। एंड अगेन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम चाहेंगे आप थैंक यू आगे सो और मच सर, अच्छा थैंक करें, यू सो ठीक है ना, बहुत अच्छे सीए बने, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन जगजीत, सबकी सर। तरफ थैंक से, यू सो मच अल्टीमेट सर, टीम थैंक की यू सो तरफ मच। से सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको तो आप दोनों को और जाता आपके है सर। पेरेंट्स को, सबको। यस सर, थैंक यू सो मच सर, दोनों को, आप दोनों को क्रेडिट जाता है सर, इतना स्मूथली, इतना अच्छे पढ़ाने के लिए सर, एसएमएस और कोस्टिंग सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके भाई, थैंक यू जगजीत भाई, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।